चाहे वो हमारी गांव की व्यवस्था है, चाहे समाज की व्यवस्था कहें, चाहे खाप की व्यवस्था कहें, आज हमारी जरूरत आन पड़ी है। हमको दोबारा से मुट्ठी बंद कर एक तंत्र में निकलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्यों भाई ऐसी क्यों मजबूरी ला दी? हमारी इतनी बड़ी संसद हमने बना के दे दी दिल्ली में आपको, उस संसद में रोटी पानी सब कुछ आपको भेजते हैं, आपने हमारे पैसे से इतना बड़ा हवाई जहाज ले लिया, हम अपना न्याय भी नहीं मांग सकते क्या? अगर मेरे साथ कोई दिक्कत आती है, मैं सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के थाने और वहां जाऊंगा, बात रखूंगा। वहां नहीं सुनी जाएगी, विधायक के पास जाऊंगा, और विधायक के पास नहीं सुनी जाएगी, सांसद के पास जाऊंगा। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ रही है, ना विधायक सुन रहा, ना सांसद सुन रहा, ना सरकार के अधिकारी सुन रहे, ना कर्मचारी। इसी देश में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो बच्चियां गेट के दरवाजे पीट रही है, समाज से आवाज लगा रही है, भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। अरे वो बच्ची इस देश की है, हमारी अपनी है। ये हमें सोचना होगा। अगर हम इस धर्म और जाति से ऊपर उठ के देखें कि वो बच्ची मेरी बच्ची है, मुझे एहसास हो जाएगा, अरे किसी की तो बच्ची है, अगर आज मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो कल को मेरी बच्ची भी यहीं है, उसे कौन बचाएगा? गांव गणतांत्रिक भी है, गांव लोकतांत्रिक भी है। जब गांव के ऊपर बात आती है, गांव गणतांत्रिक हो जाता है, अपने आप को एक कर लेता है। और गांव के अंदर चुनने की बात आती है, गांव लोकतांत्रिक हो जाता है, अलग अलग पंच और लोग बैठ जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं, ये सही है और ये गलत है। प्रदीप हुड्डा, हरियाणा रोहतक से आता हूं। बस आपके बीच में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं और किसानों के साथ और नए विचारों पे बस कार्य करता रहता हूं। साथियों, वैसे तो मलिक साहब ने बता दी विषय पे बोलना है, और आज का विषय है व्यवस्था। और व्यवस्था मलिक साहब ने यहाँ बिठा रखी है। सबसे पुरानी व्यवस्था देखी जाए, यही खाप व्यवस्था है, जिन परंपराओं को हम देखते हुए आगे बढ़े हैं। वो मेरे से पहले बता भी चुके हैं, भाई हमारा ओढ़ना पैरना सोचना, जहाँ हम पैदा होते हैं, भाई मैं हरियाणा में पैदा हुआ, थोड़ी हरियाणवी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, और पहनावे से पता लग जाए और यहाँ गमछा है तो भाई चलो किसान हैं, लेकिन अंदर से सारे एक इंसान है। कैसे हमें जुड़ना है? बहुत से अलग अलग लोग हैं, बाबा लोग भी हैं, वो अलग से वेशभूषा पहनते हैं। बल्कि मैंने एक दिन पूछा, सर्दियों का टाइम था, एक बाबा जी से, बाबा जी सर्दी नहीं लगती? बोला भाई लाग गया तो सबके में है, पर कोई बात नहीं, वो अपना ड्रेस कोड है, पहनना पड़े है। तो हम सब एक व्यवस्था के हिस्सा हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और वो व्यवस्था हिंदुस्तान की जो मैंने देखी है वो गांव से चलती है। और उस गांव में एक व्यवस्था आज शायद वो नहीं बची, लेकिन हमने जाति जाति वो देखी है। उस गांव में डॉक्टर भी होता था, जिसे हम हकीम कहते थे, उस गांव में मोची भी होता था, उस गांव में दर्जी भी होता था, उस गांव में सब कुछ था, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ ये कहते थे, जाओ भाई तेरे फलाना चाचा से, जफर चाचा से लिया 2 गोली और फाक लिए। हर चीज एक नेक होता था। मैंने कभी नहीं देखा बिना चाचा ताऊ के किसी से बात की हो, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से हो। लेकिन आज बांट दिया गया। मैं तो जहां से पढ़ा हूं, रोहतक से पढ़ा हूं। रोहतक में संस्था का बहुत पुराना स्कूल है, एक सभी संस्थाओं के हैं, जाट संस्था है, वैश्य संस्था है, गौड़ संस्था है, सैनी संस्था है, सभी संस्था है वहाँ। और मैं जिस संस्था से पढ़ा हुआ हूँ, जाट संस्था से, वहाँ 20% भी जाट नहीं थे, 80% अदर्स थे। शायद मनोहर लाल खट्टर, शत्रुजीत कपूर जो आज डीजीपी है, वो उसी स्कूल से पढ़े हुए। गौड़ स्कूल में मेरे साथी थे, वहां 20% ब्राह्मण नहीं थे और साथी थे। एक अच्छी व्यवस्था थी, जिसे हम कहें गांव की हड़की मूठ की व्यवस्था। आज दोबारा मलिक साहब ने बड़ा अच्छा प्रायोजन किया जोड़ने का। वही व्यवस्था कौन सी? हमारी हल्की सीरी साझी की व्यवस्था। जो अन्न उत्पन्न करता है उसे क्या मिलता है, और जो बहलाते फुसलाते हैं उन्हें क्या मिलता है।
भाई हम खापों की व्यवस्था में पले बड़े, जो बड़े कह देते बोला भाई ये 25 गांव के हो गए। गांव दोनों तरह की व्यवस्था है। गांव में आप देखोगे सभी नेताओं ने कहा कि भारत गांव में बसता है। गांव की व्यवस्था क्या थी? गांव गणतांत्रिक भी है, गांव लोकतांत्रिक भी है। जब गांव के ऊपर बात आती है, गांव गणतांत्रिक हो जाता है, अपने आप को एक कर लेता है। और गांव के अंदर चुनने की बात आती है, गांव लोकतांत्रिक हो जाता है। अलग अलग पंच और लोग बैठ जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं, ये सही है और ये गलत है। चौधरी छोटूराम जी ने कहा था, ये गांव की वो व्यवस्था है जहां पर तुरंत और तुरंत सबका न्याय मिल जाता है, सबको पता होता है कौन अपराधी है और किसको न्याय चाहिए। 5 व्यक्ति बैठ के न्याय कर देते हैं। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बैठे हैं। इस देश में जहां औरतों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, जहां इसी दिल्ली में इस देश की आन बान शान पहलवानों को, उनकी इज्जत को यहां रौंदा जाता है, इसी देश में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो बच्चियां गेट के दरवाजे पीट रही है, समाज से आवाज लगा रही है, भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। अरे वो बच्ची इस देश की है, हमारी अपनी है। ये हमें सोचना होगा। अगर हम इस धर्म और जाति से ऊपर उठ के देखें कि वो बच्ची मेरी बच्ची है, मुझे एहसास हो जाएगा, अरे किसी की तो बच्ची है। अगर आज मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो कल को मेरी बच्ची भी यहीं है, उसे कौन बचाएगा? जो हम इस व्यवस्था को, गांव की व्यवस्था जिसे मैंने अभी कहा कि हम लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था दोनों में रहे हैं, आज हमें जो अनडिवाइडेड व्यवस्था के लिए दोबारा आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? मेरे से पहले वक्ता सारा विस्तार से बता के गए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन देश आजाद हुआ, देश में संविधान का राज आया और हमें लगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजे हैं। मलिक साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि वहां जा जाते हैं, सत्ता और विपक्ष नहीं होता, वो चुने हुए सांसद होते हैं। उनका काम हमारी आवाज रखना है। अगर मैं एक विधायक से कहूं, वो 1 लाख लोगों का प्रतिनिधि करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनका प्रतिनिधि होता है। सांसद की बात करूं तो 10 लाख से ऊपर वो लोगों की बात संसद में पहुंचाता है, देश के लोगों की बात रखता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, 10 साल से हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ लीडर ऑफ हाउस के गुणगान करता है। अरे भाई, हमने आपको वहां हमारी समस्याएं रखने के लिए भेजा है, हमने आपको वहां गुणगान करने के लिए नहीं भेजा है। आप हमारी समस्या बताइए। कितने सांसद दिल्ली में जब यहां पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तो वहां चिल्ला रहे थे? कितने सांसद, आज भी वो सांसद हैं, उन सांसदों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ सजा मिली नहीं है। इस देश में एक मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है, वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। अरे भाई, किस व्यवस्था में जी रहे हो? और मलिक साहब का धन्यवाद करूंगा, इन सारे मुद्दों को जोड़कर उन्होंने हमारी व्यवस्था की बात की है। अगर मेरे साथ कोई दिक्कत आती है, मैं सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के थाने और वहां जाऊंगा, बात रखूंगा। वहां नहीं सुनी जाएगी, विधायक के पास जाऊंगा, और विधायक के पास नहीं सुनी जाएगी, सांसद के पास जाऊंगा। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ रही है, ना विधायक सुन रहा, ना सांसद सुन रहा, ना सरकार के अधिकारी सुन रहे, ना कर्मचारी। कहां जाना पड़ा? चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवान आंदोलन हो, वापिस किसके पास? खापों के पास। क्यों भाई, ऐसी क्यों मजबूरी ला दी? हमारी इतनी बड़ी संसद हमने बना के दे दी दिल्ली में आपको, उस संसद में रोटी पानी सब कुछ आपको भेजते हैं,
आपने हमारे पैसे से इतना बड़ा हवाई जहाज ले लिया, हम अपना न्याय भी नहीं मांग सकते क्या? मांग क्या रहे हैं? जिस बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है वो इस देश से अपना हक मांग रही है, और मैं मानता हूं वो मेरी बहन थी। आप मान के देख लेना, छाती पे हाथ रख के मेरी बहन थी, तो आपको पता लग जाएगा किस देश में जी रहे हैं हम। ये किसान अपना हक मांग रहे थे। कोई ऊपर से इनको किसी ने नहीं बताया कि ऐसी चीज मांग ली हो। सरकार ने इनसे कहा था हाँ भाई हम एमएसपी देंगे, ये चीज इनके मुद्दे हैं, एमएसपी किसान का हक है, चलो भाई देंगे, सरकार बना दी। अरे आज वही मांग रहा है, उसके लिए उसे आंदोलन करना पड़ रहा है, रोड रोकना पड़ रहा है। मैं उस आंदोलन में 13 महीने रहा। जो लोग जाते थे वो यूं करते थे, बोले भाई तुमने सड़क रोक रखी है यार, यहां जिंदगी रुकी हुई है भाई, बहुत समझाया, नहीं समझे। जब समझा के थक जाया करते ना, आखिर मैंने क्या कहते भाई तू रोक के देख ले। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे कभी भी हमारा समय रहा हो। हमें अपने को जोड़कर एक ताकत बनानी पड़ेगी, आगे चलना पड़ेगा, चाहे वो हमारी गांव की व्यवस्था है, चाहे समाज की व्यवस्था कहें, चाहे खाप की व्यवस्था कहें। आज हमारी जरूरत आन पड़ी है, हमको दोबारा से मुट्ठी बंद कर एक तंत्र में निकलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बड़े अच्छे से मलिक साहब ने बताया, बिल्कुल सत्य बात है मलिक साहब। मेरा बेटा यहां मैकडोनाल्ड में इंडियन ऑयल पर पंप लगाएगा, नौकरी करेगा ना, मैं यूं कहूंगा यार या तो बेइज्जती करा दी, तू मेरा छोरा हो गया, ये काम करेगा, और 30 लाख रुपए दे के उसे लगाऊंगा और फिर मैं घरा मिठाई बांटूंगा, ओ छोरे नौकरी मिल गई उड़े, किसी दिन ना बताऊं पंप पर लाग गई। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मेंटल स्टेटस है। हमारे को मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया गया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फला है। मैं बहुत बार कहता हूं, एक इतने बड़ा कोरोना आया, इसका बार बार उदाहरण देता हूं, हमारे मानसिक स्थिति पे अटैक किया इसने। भाई मास्क नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे। मैं उस 1 साल के दौर से गुजरा हूं, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन मेरे परिवार ने, रिश्तेदार ने, लोगों ने इतना प्रेशर कर दिया, बोले अरे तू पढ़ा लिखा होगा वैक्सीन ना लगवाता। यार पढ़ा लिखा हूं, इस बात के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? वैक्सीन इसलिए नहीं लगवानी थी कि मुझे स्वस्थ रहना था, वैक्सीन लोगों ने इसलिए लगवाई है कि पढ़ा लिखा होने का परिचय देना था। भाई अगर पढ़ा लिखा है तो वैक्सीन लगवाओ। अरे बिना बीमारी मेरा ताप नीचे डरा, पैरासीटामोल क्यों खा लो भाई, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो हमारे जो मेंटल पे अटैक किया गया, मानसिक स्थिति पे अटैक किया गया, उससे हमें बचना होगा। आज भी हमें धर्म और जातियों से ऊपर उठकर एक समाज को जोड़ना होगा। अपने गांव की व्यवस्था, अपने समाज की व्यवस्था, अपने खापों की व्यवस्था दोबारा से बनानी होगी, एक दूसरे को भाई मानना होगा, और तब हम इस सरकार से और इस दुनिया में आराम से जी सकते हैं, सरकार से लड़ सकते हैं। एकता ही हमारी ताकत है। तो सभी से निवेदन है कि एक हों और अच्छे मुद्दों पर इकट्ठे रहें, चाहे वो मेरी बेटी है, चाहे आपकी बेटी है, वो समाज की बेटी है, ये किसान है, समाज का किसान है, तो सब मिलकर लड़े। धन्यवाद।